हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस। एंड गाइस, आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है टिप्स फॉर एनसीएचएमसीटी जेईई 2020। सो गाइस, आज के मेरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीएचएमसीटी जेईई का जो एग्जाम है 2020 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं बाकी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता था। सो मुझसे काफी जो है मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझसे काफी लोग बोल रहे थे, मेरे इंस्टाग्राम पर लोग बोल रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, आप एनसीएचएमसीटी के ऊपर वीडियो बनाओ। मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि आप हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो डालते हो, क्यों डालते हो, आप हफ्ते में ज्यादा वीडियो क्यों नहीं डालते। सो गाइस, हफ्ते में ज्यादा वीडियो ना डालने का मेरा रीजन ये है कि अभी जो मेरी ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सो गाइस, आई एम ए न्यू यूट्यूबर, अभी मुझे 2-3 महीने ही हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए। अभी मेरे पास इतने ज्यादा ऑडियंस नहीं है, जितनी ऑडियंस है उनके हिसाब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। सो जब मुझे लगेगा कि मेरी ऑडियंस ज्यादा हो जाएगी, मैं हफ्ते में ज्यादा वीडियोस डालने लग जाऊंगा। अभी क्या है कि अभी मैं हफ्ते में एक ही वीडियो डाल रहा हूँ अपनी ऑडियंस के हिसाब से। खैर वो तो अलग बात हो गई गाइस। आज की मेरी वीडियो एनसीएचएमसीटी जेईई के ऊपर होने वाली है। एग्जाम है हमारा 29 तारीख को, आज 20 तारीख को मैं वीडियो डाल रहा हूँ। सो गाइस, ये जो एग्जाम होता है एनसीएचएमसीटी जेईई का, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके से क्रैक करा जाए, किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट जो है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करा जाए। तो मैं आपको गारंटी तो नहीं देता कि आप टॉप रैंक के कॉलेजेस में आएंगे ये चीजें करने के बाद, बट बिल्कुल आप जो है जितने मार्क्स आप लाने वाले होंगे उससे कहीं ना कहीं आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो गाइस, देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरी वीडियो का सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लानिंग। तो आप लोगों को प्लानिंग से चलना पड़ेगा, यानी कि 3 चीजें होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। ये आपने पढ़ा होगा। सो गुड होता है नॉर्मल, बेटर होता है उससे अच्छा, बेस्ट होता है सबसे अच्छा। अब जब आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे एनसीएचएमसीटी जेईई के एग्जाम का, तो वो देखने के बाद आपको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा हो सकता है। तो वो देखने के बाद आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से आता है, कौन सा अच्छे से नहीं आता। मतलब एग्जाम देने से पहले भी आपको ये चीज पता होगी कि कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे से कर सकते हैं परफॉर्मेंस, कौन से में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। सो आपको बस इतना ही करना है कि आपको प्लानिंग पूरा करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है तो आपको अपनी प्लानिंग करके चलना है कि आपको रीजनिंग सबसे पहले करना है। अगर आपको लगता है कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में सबसे अच्छे हैं तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी सबसे पहले करना है। तो भले ही आप पूरे सीक्वेंस से चले, यानी आप हो सकता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी सबसे पहले हो तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी को ये टाइम कर रहे होंगे, हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ जिन क्वेश्चंस में आप श्योर हो, आपको पता है कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं, बाकी क्वेश्चंस मत करना। गाइस, मेरे वीडियो का सेकंड पॉइंट है एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर। एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर का ज्यादा रिलेटेबल ऑप्शन है, वो आपको करना है। अब ये मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर में कि गाइस, इसमें एक भी क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन मत छोड़ना। फ्री के मार्क्स होते हैं एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर में, इसी में बच्चे सबसे ज्यादा गेन करते हैं। आई थिंक ये 50 नंबर का है। सो 50 नंबर का हमारा एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर है। 50 नंबर आप लोग फ्री के गेन कर सकते हो। आपको सिर्फ सबकॉन्शियसली सोचना है, आपको एक वाइडली अपनी सोच रखनी है। मतलब आपको सिर्फ एक तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू लेके नहीं चलना, आपको दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। आपको वाइडली सोचना है और आपको देखना है कि कौन से स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा क्या सुटेबल है। तो बुक अगर आपने परचेस करी होगी तो वो आप देख रहे होंगे, आप लोग ऑनलाइन अगर सर्च कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कोई नहीं बता सकते कि क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं। सेम क्वेश्चन, सेम तो कभी आते ही नहीं, डिफरेंट ही आते हैं। बट ये है कि ये इसका एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। मेरी तरफ से तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एप्टीट्यूड को छोड़ के आपको जो भी सबसे पहले सबसे अच्छे से आता है सबसे पहले वो कर लो, उसके बाद करो एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, फिर अपना वो चालू करो। मतलब एप्टीट्यूड को आप फर्स्ट नंबर पे तो रखो, आपकी चॉइस है, अदरवाइज एटलीस्ट सेकंड पे तो रख ही रखो। तो एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़वा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लीज इसके सारे क्वेश्चन करना, एक सिंगल भी क्वेश्चन मत छोड़ना एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर में। गाइस, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ये सेक्शन में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है और बच्चों को लगता है कि सबसे मुश्किल सेक्शन यही है, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट यही है। तो कुछ गलत नहीं लगता, सबसे मुश्किल यही है, जीके एंड करंट अफेयर्स। सो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है ये ऐसी चीज है ना, इससे आप कभी पूरा कंप्लीट कर ही नहीं सकते। मतलब आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपका कुछ ना कुछ रह जाएगा करंट अफेयर्स में। जीके बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आपने बहुत मुश्किल से जीके कर भी लिया तो भी करंट अफेयर तो आप कर ही नहीं सकते। मैं अपनी यूट्यूब की स्टोरी में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज में अपडेट डालता रहता हूँ। वहां पे मैं बताते रहता हूँ कि इंग्लिश कैसे ठीक करो, करंट अफेयर्स जो है वो कैसे अपना अच्छा कर सकते हो। तो वहां पर मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था अपनी स्टोरी में कि आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो। मैंने कुछ रिकमेंड करे थे, मैंने फोटो डाली थी, मैंने बताया था कि ये ऐप है, इसमें से आप लोग ऐप देख लो, कोई सा भी आपको अच्छा लगे। सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना है, इंग्लिश में ही रखना है ऐप की लैंग्वेज को, और उस ऐप से जो डेली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा दुनिया में क्या चल रहा है, क्या करंट अफेयर्स है। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा उन्हें मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट टीम हॉस्पिटैलिटी बस के नाम से है। अगर आप लोग अपडेट रहना चाहते हैं, आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं।
एक इसका रीजन ये है इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने का कि अभी मेरा यूट्यूब पे ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं डाल सकता। सो मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं डाल सकता। उससे क्या होता है कि स्टोरी से हम लोग जो है जल्दी इन्फॉर्म करते हैं, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग दे देते हैं। तो अब मैं हर इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता चल ही जाए कि क्या चल रहा है, किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं करंट अफेयर्स में इंग्लिश में। सो वो कौन सा मिशन था जिसे लेके 2019 में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था इसरो उस वाले स्पेस मिशन को लेके। तो वो क्या था, ऑर्बिटर का नाम क्या था। सो यहाँ पे मैं मार्स मिशन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वैसा क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है मार्स जो मिशन है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। जो अभी अभी एक पेंडेमिक हुआ है, आप समझ रहे होंगे, उस पेंडेमिक को लेकर कुछ क्वेश्चंस आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं करंट अफेयर्स में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ही क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करंट अफेयर्स में आते हैं। बाकी जीके है लास्ट में कर लेना, आपकी मर्जी है। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ऐप का मैं रिकमेंडेशन दूंगा। गाइस थर्ड हमारा है इंग्लिश। सो इंग्लिश ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा ऐसी चीज है ना जो आपको पता होगी, मतलब आप सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज कर पाओगे क्वेश्चंस को। गाइस इंग्लिश ग्रामर का मैं बोलूंगा 10th 11th 12th में जो आपने इंग्लिश पढ़ी है, जो आपके पेपर में इंग्लिश आती थी ना, लिटरेचर के अलावा, राइटिंग स्किल्स के अलावा जो ग्रामर होती थी मेन, जिसमें हम प्रेपोजिशंस पढ़ते थे, जिसमें हम टेंसेस पढ़ते थे, तो वो सब आने वाला है। टेंसेस हो गए, प्रपोजिशंस हो गए, वही सब इंग्लिश ग्रामर में पूछने वाला है। हो सकता है पैसेजेस के भी कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता, वैसे होंगे पैसेजेस के क्वेश्चन, आई थिंक होंगे। मैंने भी सिलेबस पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं था, बहुत टाइम पहले पढ़ा था, अभी मैं भूल गया। बट इंग्लिश ग्रामर जो है ना गाइस, मैं ये बोलूंगा कि जो सिलेबस में दिया है सिर्फ वही कर लोगे तो इनफ रहेगा। फोकस ऑन द गिवन टॉपिक्स ओनली। सो आपको जो टॉपिक्स दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना, इनफ रहेगा। इंग्लिश में बोलूंगा ऐसी है ना कि मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अच्छा होता है, ठीक है। पहले के टाइम में होता था कि अच्छा नहीं होता था, अभी के टाइम में इंग्लिश अच्छा होता है। तो इंग्लिश को आप लोग पहले रख सकते हो कि आप लोगों ने पहले इंग्लिश कर लिया, फिर एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर। सो एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर तो रखना ही रखना है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें आपके ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। इसमें आप अच्छा टाइम करोगे, और जिसमें अच्छा टाइम करोगे वो आपको स्टार्टिंग में करना है। सो इंग्लिश में तो ज्यादा कुछ मैं ना बोल के सिर्फ यही बोलूंगा कि जितने टॉपिक्स हैं वही अच्छे से पढ़ लेना, टेंसेस जो है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, और पैसेजेस वगैरह पे पढ़ लेना, हो सकता है पैसेजेस आ जाए। बाकी तो ये बोलूंगा कि जो आपके सैम्पल पेपर में दे रखा है ना, सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना। नॉर्मली क्या होता है, जिस तरीके से सैम्पल पेपर में पैटर्न जो होता है, जो क्वेश्चंस वहाँ पे दिए होते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में जो है मोस्टली वो सेम पूरा वही रहने वाला है। गाइस अब जो ये सब्जेक्ट आता है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब मैं ये बोलूंगा तो लोगों को ऐसा लगता है कि मुश्किल सब्जेक्ट है, कितने लोगों को लगता है ये इंटरेस्टिंग है। तो ये दोनों चीजें हैं, ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। मतलब मुश्किल उनके लिए है जो लॉजिकली नहीं सोचेंगे, तो ये है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब आप क्वेश्चन देखो इसमें किस तरीके के होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, उसका नाम मीरा है, एक लड़की का नाम मीरा है, तो दे रखा होगा कि उसके पापा की, चाचा की, बेटी की, मम्मी की, पूरी फैमिली का चार्ट दे रखा होगा। सो वो आपको बनाना पड़ेगा। उसमें आपको लॉजिकली रीजनिंग जो है, आपको क्वेश्चंस आपको आएंगे सारे, तो वो आपको पूरा फैमिली चार्ट बना के उसका आंसर देना पड़ेगा कि उसके और उसके बीच में क्या रिलेशन है। उसके लिए पहले आपको सबका नाम पढ़ने पड़ेंगे कि जो नानी की साइड के लोग होते हैं उन्हें मैटरनल बोलते हैं, जो इधर की साइड के होते हैं नॉर्मली जो अंकल आंटी हैं वो बोलेंगे। तो वो सारी चीजें आप लोग अपना क्लियरली कर लेना। फैमिली चार्ट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो गाइस मैं ये बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर कि वो टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, वो क्वेश्चन का आंसर सही है। सो कभी भी मन में क्वेश्चन नहीं करना है। रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो कभी भी मन में क्वेश्चन नहीं करना है। इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, ये मन में करने वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। बट रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आप लोग मन में बिल्कुल मत करना। रीजनिंग जो है आपको लिख के ही करना पड़ेगा, लिख के ही आपको करना पड़ेगा, और इनकी सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो लॉजिकल रीजनिंग जो ये रीजनिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप बहुत आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। जीके में इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने नहीं बोला, बट लॉजिकल रीजनिंग में आप कर सकते हो। सो इसमें अपना पूरा 100% आपको देना है। देना तो वैसे सब में ही है, बट लॉजिकल रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है इसकी। सो इसकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी भी कमी मत रखना। जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करना। टॉपिक्स आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। आई थिंक एक टाइम का भी टॉपिक होता है कि घड़ी में टाइम होता है शायद 12 बजे 6 बजे, वो टाइम वाला भी पढ़ लेना तुम लोग, सिलेबस वगैरह। तो अभी मुझे इतना सिलेबस याद नहीं। अब गाइस देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे सिलेबस क्यों नहीं पता। सो मैं उन चीज़ों के बारे में रिसर्च नहीं करता जो आपको ऑनलाइन मिल सकती है, ठीक है। मुझसे कितने लोग ये बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर आप एडमिट कार्ड निकल गया, उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आप एनसीएचएमसीटी की नोटिफिकेशंस आते हैं उनके ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनाते। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि यार जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल सकती है, अगर वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा तो इतना मजा नहीं आने वाला है।
मतलब अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जो आपको कहीं ना मिले। सो मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। हो सकता है मिले, थोड़ी अपडेट होकर मिले, चेंज होकर मिले, बट मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है वो ना देके ऐसी चीज़ आपको बताऊँ जो आपको ऑनलाइन ना मिले, ऑफलाइन मतलब ऐसी चीज़ बताऊँ जो आपको और कहीं ना मिले। तो ओके, तो हम लोगों ने एप्टीट्यूड कर लिया, जीके कर लिया, इंग्लिश कर लिया, रीजनिंग कर लिया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सो गाइस, न्यूमेरिकल में मैं ये बोलूँगा कि आप लोग रीजनिंग की तरह लेके चलना। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली बात, आपको सारे के सारे फॉर्मूले करने हैं। न्यूमेरिकल में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल जो है ना, आपका ये न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो है, इसमें अपना सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसी चीज़ है कि अगर आपको आता भी, आप लोगों ने रिवाइज नहीं करा तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को गाइस न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। बाकी के भी ऊपर दो, बहुत अच्छी बात है, बट न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं, बाकियों का तो नहीं पता, बट मैथ में वीक था अपने टाइम पे, 10th 11th 12th की मैथ भी। खैर वैसे 11th 12th की तो आने वाली है नहीं, 10th तक की मैथ आएगी। सो बेसिक मैथ आने वाली है, 10th तक की मैथ आने वाली है। तो फॉर्मूले आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। न्यूमेरिकल में मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, बिकॉज रीजनिंग और न्यूमेरिकल एक जैसी ही है, मतलब सेम से लगभग दोनों के सेम पॉइंट्स हैं। एंड न्यूमेरिकल भी रिटर्न ऑनली, यानी कि लिख के ही आपको करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर सकते न्यूमेरिकल। तो ये चीज़ तो हमारे साथ हमेशा ही होती है कि जब भी मैं किसी इतने ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मैं भी सीरियस हो जाता हूँ बोलते बोलते। मतलब सीरियस तो होना ही पड़ता है क्योंकि टॉपिक से ऐसे हैं। खैर अभी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ मेरी तरफ से कुछ टिप्स। तो गाइस मैं अपनी तरफ से आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना। पहला जो मैं बोलूँगा वो है टेस्ट योरसेल्फ। गाइस अभी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि हम लोगों का एग्जाम नज़दीक आ गया है, हम लोगों ने न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, एप्टीट्यूड सब कंप्लीट कर लिया है, अच्छी खासी तैयारी है, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास सैम्पल पेपर्स होंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। जितना आपको टाइम दिया गया है उतनी ही टाइम में बैठकर, और सबसे ज्यादा मैं ये बोलूंगा बेस्ट चीज यही होगी, अगर आप सुबह के टाइम आपका एग्जाम है, आप सुबह ही बैठ के करोगे तो अच्छा है। तो आपको उसी टाइम बैठकर आपको एग्जाम देना है, ठीक है। दोपहर या शाम को मैं इसलिए नहीं बोल रहा, कितने लोगों को दोपहर को नींद आती है, दोपहर को बैठ के मत करना। तो जितनी भी देर का एग्जाम होता है उतनी देर उसी समय आपको बैठ के सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सो गाइस जिनके पास सैम्पल पेपर है, जिन लोगों ने खरीद रखा है, बहुत अच्छी बात है, वो लोग उसमें से कर लेना। जिनके पास नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि 2019 का मैंने निकाला था लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको अपना लिंक दे दूंगा, फेसबुक इंस्टाग्राम का दे दूंगा, आप लोग मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तो वहां से आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर भेज दूंगा, वो सॉल्व करना। तो उतने ही टाइम में बैठ के आपको वो सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो आपको पता चलेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। कितने लोग होते हैं कि टेस्ट का टाइमिंग मान लो 9 बजे का है, वो लोग लेट पहुंचते हैं। लेट पहुंचने से क्या होता है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है, और जब कॉन्फिडेंस कम होता है ना गाइस, जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो जो चीज़ आती है वो भी नहीं आती। मतलब जो क्वेश्चन आपको आता भी होगा ना, आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता। आपके साथ लोग बैठे होंगे, आपको लगेगा कि यार ये आगे निकल गया मुझसे, इसने तो पता नहीं कितना कर लिया होगा, मेरी रैंक तो पीछे हो जाएगी। 100 क्वेश्चन दिमाग में आने लगते हैं। सो ऐसी कोई भी चीज़ मत करना जिससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल लो हो। अपने कॉन्फिडेंट लेवल को लो मत होने देना। गाना वाना सुन लेना, गाना सुनने का मन करे, टाइम पर पहुंच जाना, कॉलेज जो भी है 15-20 मिनट आधे घंटे पहले पहुंचोगे तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइस मैं तो यही बोल सकता हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। जितना मैंने इन्फॉर्मेशन दी, आई डोंट नो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है कि नहीं, बट मैंने लिख लिया ऐसे, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन हो ही जाएगा। सो ये मेरी तरफ से हो गया गाइस, मैंने बता दिया आप लोगों को। सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फॉर NCSMCT JEE 2020। हो सकता है मेरी नेक्स्ट वीडियो फिर से NCSMCT JEE के ऊपर हो, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये हो गई टिप की वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके बताओ आपकी कोई भी रिव्यू हो। और मैं फिर से आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहाँ पे जाके मेरे लिंक्स देख लेना। अगर आप फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, मेल से कनेक्ट हो सकते हो, वो कर लेना। सैम्पल पेपर चाहिए तो मांग लेना, और भी NCSMCT से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझसे कनेक्ट हो, मुझे मेल करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। बाकी लोगों को भी रिप्लाई करता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।